जय हिंद एवरीवन, फोर्स डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हम नेवी एसएसआर और एयरफोर्स के लिए प्रैक्टिस सेट कर रहे थे। हमने 7 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए थे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 8। आइए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, चूज द ऑप्शन दैट शोज द करेक्ट चेंज इन द वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। अगर आपको दिखे यहाँ पर वॉर के सर्किल में क्या दिया हुआ है, बीइंग। वॉज वर्ब के साथ में अगर बीइंग दिया हुआ है इट मीन्स ये पास्ट कंटिन्यूअस है। वर्ब के साथ में अगर बीइंग दिया है, बीइंग के बाद में V3 है, इट मीन्स ये पास्ट कंटिन्यूअस है जो कि पैसिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में बनाएंगे, स्क्वेरल आपका सिंगुलर है, इट मीन्स आपको क्या मिलेगा, वॉज, और वॉज के बाद में ING मिलेगा जो कि गैदरिंग होगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये पैसिव वॉइस मिला था, वॉज वर्ब के बाद में बीइंग और बीइंग के बाद में V3। एक्टिव वॉइस बनाया तो वॉज के बाद में V4 आएगा। अब यहाँ पे देखें वॉज के बाद में V4 है, यहाँ पर बीइंग दिया, यहाँ बीन है, और यहाँ पर तो कुछ अलग ही बनाया हुआ है, इसको रहने दीजिए। बीन आएगा नहीं, बीइंग आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि बीन और बीइंग हम पैसिव वॉइस में नहीं, पैसिव वॉइस में यूज करते हैं, एक्टिव वॉइस में यूज नहीं करते। और हमें जबकि पैसिव से एक्टिव बनाना था, ये 2 आंसर्स गलत था। और आपका राइट आंसर क्या जाएगा, अल्फा राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 2, चूज द ऑप्शन दैट शोज द करेक्ट चेंज इन वॉइस फॉर द गिवन सेंटेंस। इज परफॉर्मिंग दिया है, इज MR के बाद में ING है, मतलब ये एक्टिव वॉइस है। इज MR के बाद में अगर ING है तो ये एक्टिव वॉइस है। इज MR के बाद में अगर बीइंग आए और उसके बाद में V3 आए तो ये पैसिव वॉइस कहलाएगा। अब हम देखते हैं द ब्रेन सर्जरी है, मतलब ये सिंगुलर है। सिंगुलर है मतलब M और R नहीं आएगा। अब आपको डायरेक्ट मिलेगा इज बीइंग, और बीइंग के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म परफॉर्म्ड आएगा। आइए, इज बीइंग परफॉर्म्ड पहले में ही मिल गया। यहाँ इज परफॉर्मिंग है, गलत है। यहाँ पर परफॉर्म्ड V2 है, गलत है। यहाँ पर परफॉर्मिंग डायरेक्ट है, गलत है। राइट आंसर अगेन आपका क्या जा रहा है, अल्फा। अगर आपको एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस में और नरेशन में अगर आपको स्ट्रक्चर क्लियर है, वर्ब क्लियर है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, द मैन सेड टू द जज आई डिड नॉट कमिट दिस क्राइम। इन्वर्टेड कॉमा दिया है, मतलब ये सेंटेंस किस में है आपका, नरेशन, डायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट में चेंज करना है। आपको पता होना चाहिए डिड चेंज होता है हैड प्लस V3, मतलब हैड नॉट कमिटेड आएगा। हैड नॉट कमिटेड के बाद में आप देखें दिस लिखा है, तो दिस किस में चेंज करूंगा मैं, दैट। अब मुझे ये चीज ढूंढनी है कि हैड नॉट कमिटेड कहां पर आ रहा है। यहाँ पर डिड है, यहाँ पर हैज है, यहाँ पर भी हैज है। देखिए 3 ऑप्शन एज इट इज कट रहे। रीजन, डिड चेंज होता है हैड प्लस V3। अब ये डिड चेंज होता है हैड प्लस V3, डिड वाला आंसर गलत है, हैज वाला आंसर गलत है, यहाँ पे भी हैज है, ये गलत है। द मैन टोल्ड द जज दैट ही हैड नॉट कमिटेड दैट क्राइम। ये दैट मिल रहा था, हैड नॉट कमिटेड भी मिल गया। राइट आंसर आपका क्या जाएगा, चार्ली। सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर बेस्ड रहता है और कुछ भी नहीं। नेक्स्ट लिखा हुआ है, ऑफ द गिवन ऑप्शंस चूज द वन विच इज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, मतलब डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट चेंज करना है। यहाँ हैवेंट दिया है, मतलब ये चेंज होगा हैडेंट में। एनी एग्जाम दिस ईयर है तो ये चेंज होगा दैट ईयर में। बट आई इंटेंट चेंज होगा इंटेंडेड में। टू एग्जाम द नेक्स्ट ईयर, द नेक्स्ट चेंज होगा द नेक्स्ट। चलो ठीक है। आइए, मुझे पहले ही दिखता है दिस किस में चेंज होना था, दैट में। मुझे ये दिस दिख रहा है, ये दिस दिख रहा है। रीजन, अगर ये पास्ट होता है तो ऑब्वियसली हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज करते हैं, दिस को दैट में। ये 2 ऑप्शन एलिमिनेट हुए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों जगह क्या मिला, दिस, और जबकि दिस किस में चेंज होगा, दैट में। यहाँ लिखा है हैडेंट, यहाँ लिखा है हैडेंट। अब आइएगा, रहमान सेड दैट, रहमान सेड दैट। जब हमें एज इट इज ऑप्शन मिलेंगे तो हमें पूरा पढ़ना पड़ता है। आप देखिए दोनों में कंपेरिजन करके, रहमान सेड दैट हैडेंट टेकन एनी एग्जाम दैट ईयर बट इंटेंट्स। अब यहाँ पर इंटेंट दिया था तो इंटेंट्स नहीं, क्या आना चाहिए था, इंटेंडेड, जो कि V2 है। ये वाला ऑप्शन हटेगा और लास्ट ऑप्शन क्या बनेगा आपका, डेल्टा प्राप्त ऑप्शन जाएगा। नेक्स्ट आइएगा, विच फाइंड द वर्ड विच इज मोस्ट सिमिलर। सिमिलर मतलब सिनोनिम्स बताना है। अब सिनोनिम्स बताना है आपको, तो सिनोनिम्स हम देख लेते हैं। सिनोनिम्स मतलब सिमिलर वर्ड देखना था। फीबल लिखा है, फीबल का मतलब होता है कमजोर। फीबल का मतलब क्या होता है, कमजोर।
स्ट्रॉन्ग, वीक, पावरफुल, एनिमेटेड। एनिमेटेड तो अलग जाता है, पावरफुल गलत हो जाएगा। एंटोनिम्स में जा सकता था, स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। राइट आंसर क्या जाएगा? वीक। वीक मतलब कमजोर, और फीबल का मतलब भी क्या होता है? कमजोर। नेक्स्ट आपका सिमिलरली लिखा है, सिनोनिम्स बताना है इसका। फैंटेसी लिखा हुआ है, ठीक है, फैंटेसी लिखा हुआ है। अब फैंटेसी लिखा हुआ है, सॉरी हाँ फैंटेसी लिखा हुआ है। फैंटेसी मतलब ऐसी कोई चीज जिसे आप सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। फैंटेसी टीम बनाते हैं, अपनी कल्पना अपनी इच्छा अनुसार बनाते हैं। फैक्ट में नहीं होता, मतलब एक्चुअल में नहीं होता, एग्जिस्टिंग नहीं होता, रियलिटी नहीं होता है। इमेजिनेशन और फैक्चुअल, फैक्चुअल भी नहीं होगा, क्या होगा? इमेजिनेशन। जो कल्पना में आप यूज करते हैं, बनाते हैं, उनके लिए हम बात करते हैं। नेक्स्ट लिखा है फाइंड द वर्ड विच इज अपोजिट। अपोजिट मतलब एंटोनिम्स। अब एंटोनिम्स बताना है किसका? अबंडेंट का। अबंडेंट का मतलब होता है कोई चीज बहुत ज्यादा मात्रा में हो, प्रचुर मात्रा में हो, उसके लिए हम यूज करते हैं अबंडेंट, ठीक है। ह्यूज लिखा है, ह्यूज तो हम ज्यादा के लिए करते हैं। एंटोनिम्स बताना है। प्रोस्पेरिटी लिखा है, वास्ट ज्यादा के लिए यूज किया जाता है। स्कार्स, स्कार्स का मतलब होता है कम, डिक्रीज में कोई मात्रा बहुत कम हो। तो राइट आंसर आपका क्या जाएगा? डेल्टा राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा, आई एट द 7 एंड वेंट। वेंट आपका V2 है। अगर ये वाला सेंटेंस V2 है तो ये भी V2 जाना चाहिए था, क्योंकि एंड के साथ में दोनों एक्शन सेम होने चाहिए थे। गेट V1 बताता है गलत, गेट्स V1 बताता है गलत, हैव V मतलब प्रेजेंट बताता है गलत। ये तीन ऑप्शन आपके प्रेजेंट के हैं। एंड के साथ में अगर आप देखें और इधर पास्ट है, इधर भी पास्ट होना चाहिए था। आई गॉट अप एट 7 एंड वेंट टू कॉलेज। आई गॉट अप, गॉट अप V2 है। राइट आंसर आपका क्या जाएगा? चार्ली। तो आपको इन चीजों का ध्यान देना है कि जब भी हम बात करते हैं, एक सेंटेंस अगर पास्ट दिया है सेंटेंस के स्टार्टिंग में या आगे में, तो अगला भी पास्ट ही जाता है। एलिमिनेट करते हैं तो एलिमिनेट के अकॉर्डिंग आ जाता है। अब यहाँ पे दिया इट इज 10 PM ही येट। देखिए येट का यूज किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट, हैज नॉट प्लस V3 होता है, या फिर हम यूज करते हैं हैव नॉट प्लस V3, हैव नॉट प्लस V3, क्योंकि येट का यूज नेगेटिव सेंटेंस में होता है और ये इंडिकेटर वर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट का। ये दो ही स्ट्रक्चर बनेगा इसका, और कुछ भी नहीं बनेगा, डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पे। अब ही दिया है तो हैव नॉट नहीं आएगा। राइट आंसर क्या जाएगा? हैज नॉट प्लस V3। यहाँ दिया है इज, यहाँ दिया है वॉज, यहाँ दिया है डिड। अगर आप देखें तो मैंने आपको पहले ही बोला हैज नॉट प्लस V3 जाएगा। हैज नॉट कम राइट आंसर है, जो कि चार्ली है। तो करेक्ट आंसर आपका बनेगा इट इज 10 PM ही हैज नॉट कम येट। ये आपका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आएगा, फिश एंड राइस एज स्टेपल डाइट। अब वो जैसे हम यूज करते हैं ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर इज रिच फूड। कोई दो चीजों का हम सिंगल यूनिट में लेते हैं, तो वो हम किस में यूज करते हैं? सिंगुलर। तो ब्रेड एंड बटर इज आता है। जैसे हम बोलते हैं राइस एंड करी, राइस एंड करी वॉज माई फेवरेट डिश, वॉज माई फेवरेट डिश। तो ये हमेशा क्या जाते हैं? सिंगुलर। अब सिंगुलर जाएगा फिश एंड राइस एज स्टेपल डाइट, दोनों साथ में यूज किया जाता है। इज, आर प्लूरल है, इज बीइंग नहीं आएगा, आर बीइंग नहीं आएगा। राइट आंसर आपका क्या जाएगा? अल्फा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आइएगा, माई टू यू इज दैट योर शुड, यू शुड योर सेल्फ टू द सिचुएशन एज क्विकली एज पॉसिबल। अच्छा आप एक चीज समझिए, जो माय है ये क्या है आपका? पॉजेसिव एडजेक्टिव। ये माय क्या होता है? पॉजेसिव एडजेक्टिव। और पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद में कंपलसरी आपको क्या चाहिए? नाउन। पहली बात यहां से समझिएगा। जैसे आई का यूज करते हैं, आई सब्जेक्टिव होता है, आई का मी ऑब्जेक्टिव होता है, माय पॉजेसिव होता है। जैसे यू योर होता है, यू सब्जेक्टिव, यू ऑब्जेक्टिव, और योर क्या होता है? पॉजेसिव। आपको बोला गया माय के बाद में कंपलसरी क्या चाहिए? नाउन। तो पहले हम यहां से स्टार्ट करते हैं। देखिए दो चीज लिखी हुई है, एक एडवाइस लिखा हुआ है और एक क्या लिखा हुआ है? एडवाइस। CE वाला बेटा क्या होता है? नाउन। SE वाला क्या होता है? वर्ब। तो मुझे एक चीज तो क्लियर हो गई, जो मेरी एडवाइस है तुमको, my advice to you is that you should adopt yourself to the situation as quickly as possible। कहने का मतलब सेंटेंस में ये है कि मेरी आपको सलाह है कि जितना जल्दी आप सिचुएशन के माध्यम से आप अपने आप को ढाल सके ढाल लीजिए, ऐसा कहने का मीनिंग है। अब यहाँ भी जो दिया है अडॉप्ट और अडैप्ट दिया हुआ है। अडैप्ट का मतलब होता है ADAPT वाला। अडैप्ट का मतलब होता है कि अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल देने के लिए हम यूज करते हैं। तो ये तो चेंजिंग सिचुएशन के लिए हम क्या यूज करते हैं? अडैप्ट।
ADAPT, अडेप्ट, ठीक है। अब यहां पर दिया था अडॉप्ट और ये दिया है अडॉप्ट, तो ये दो तो वैसे गलत है, या तो ये वाला जाएगा या तो ये वाला जाएगा। अब आपको ये समझाया जा रहा है माय के बाद में नाउन आता है, SE वाला गलत था तो ये वाला ऑप्शन तो कट गया, ये पहले भी कट गया था, ये भी कट गया। राइट आंसर आपका क्या जाएगा? चार्ली। तो CE वाला बेटा नाउन होता है, CE, और अडेप्ट का मतलब आपको बता ही दिया था। अगर आपने यहां पर देखा तो दो जगह ऑप्शन कट रहे थे, ये APT वाला आ रहा था, CE वाला नाउन होता है, SE वाला वर्ब होता है, माय पॉजेसिव एडजेक्टिव है, इसके बाद में क्या चाहिए था? ये वाला चाहिए था, ये वाला गलत था। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन 12। ही लाइक्स डांस फॉर्म, उसको सभी डांस फॉर्म पसंद है। फॉर्म्स कैसा नाउन है? प्लूरल नाउन है। अब प्लूरल नाउन है मतलब एवरी नहीं जाएगा, क्योंकि एवरी के बाद में सिंगुलर नाउन चाहिए था, ईच के बाद में भी सिंगुलर नाउन चाहिए था, अलॉट नहीं होता है, अलॉट ऑफ होना चाहिए था, ये भी गलत। राइट आंसर आपका क्या जाएगा? ऑल। ही लाइक्स ऑल डांस फॉर्म्स, डांस फॉर्म्स में फॉर्म्स प्लूरल है तो ऑल आएगा, ईच और एवरी नहीं आएगा। रीजन, इनका यूज होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में। ये भी गलत, ये भी गलत। राइट आंसर आपका चार्ली। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 13। ऑल द न्यूज, यहाँ मेन सब्जेक्ट कौन है आपका? न्यूज ऑन टेलीविजन बैड। बैड क्या है? न्यूज। न्यूज, अगर हम न्यूज में से एस हटा देते हैं तो क्या बनता है? न्यू। मीनिंग चेंज, मतलब न्यूज आपका सिंगुलर होता है। ये कैसा नाउन होता है? सिंगुलर। वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर। आर प्लूरल होता है, वर्ब प्लूरल है, हैव प्लूरल है, ये तीन ऑप्शन एलिमिनेट होते हैं। राइट आंसर आपका ऑल द न्यूज ऑन टेलीविजन इज बैड। राइट आंसर आपका जाएगा 13। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, व्हेन शी एट हर प्लेस महिमा हैड लेफ्ट। अच्छा, ये रूल कौन सा है बेटा? समझिएगा, जब भी हम यूज करते हैं बिफोर, व्हेन या फिर बाय द टाइम। आपने एक सेंटेंस सुना होगा कि डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था, बहुत बार रिपीट होता है, बहुत एग्जाम्पल में बार बार ये यूज किया जाता है। ये रूल जब भी आता है तो ये एग्जाम्पल फिक्स है। अब जो फर्स्ट एक्शन होता है वो हैड प्लस V3 होता है। ये कौन सा एक्शन कहलाता है बेटा? फर्स्ट एक्शन, जो पहले हो चुका था। बाद वाला एक्शन होता है V2। क्या होता है? V2, जो कि सिंपल पास्ट होता है। क्या होता है? सिंपल पास्ट। तो कंजक्शन क्या क्या यूज किया? बिफोर, व्हेन, बाय द टाइम के जस्ट पहले क्या आता है? हेड प्लस V3, और बाद क्या आता है? सिंपल पास्ट। लेकिन आप नोटिस करेंगे तो यहां पर क्या दिया है? व्हेन। ये बीच में नहीं आया। अब इन केस अगर ये स्टार्टिंग में आ जाए, जैसा स्टार्टिंग में क्वेश्चन में दिया है, बिफोर, व्हेन और बाय द टाइम, तो बेटा आपको ध्यान रखना है ये वाला अब क्या बनेगा? V2, और ये वाला क्या बनेगा? हेड प्लस V3। एक्शन तो सेम है, ये आपका फर्स्ट एक्शन है जो पहले हो चुका था, ये आपका सेकंड एक्शन जो बाद में हुआ। अब आप देखोगे यहां पर हेड प्लस V3 है। क्या स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है? ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल कर रहा है। हेड प्लस V3 मतलब ये वाला क्या जाएगा? V2। ये V5 है, गलत। ये हैज अराइव्ड है, गलत। हैड अराइव्ड है, गलत। राइट आंसर आपका क्या जाएगा? चार्ली। ये स्ट्रक्चर नोट कर लीजिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया और इससे बार बार पूछे जाते हैं। साथ ही साथ जो बच्चे ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, 2 बार नहीं करेंगे आप। नेक्स्ट आएगा, वी हरीड एन। एन जब भी हम यूज करते हैं तो इसके बाद में क्या चाहिए? वोवेल साउंडिंग चाहिए। क्वाइट कॉन्सोनेंट है, म्यूट कॉन्सोनेंट है, साइलेंट कॉन्सोनेंट है। राइट आंसर आपका क्या जाएगा? ओरल। मैं हरीड एन ओरल एग्रीमेंट फ्रॉम साइनिंग अ फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट, है ना। ओरल मतलब बातों में उन्होंने कर लिया, शब्दों का खेल। द गवर्नमेंट प्रोवाइडेड फ्री बेड्स टू द पेशेंट। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? पेशेंट को बेड्स प्रोवाइड कराना चाहिए, फ्री बेड्स टू द पेशेंट। कुड का मतलब होता है कि गवर्नमेंट की एबिलिटी बताई जा रही है, पास्ट एबिलिटी की, गवर्नमेंट करा सकती थी। कैन का मतलब करा सकती है, मे का मतलब करा सकती है, मतलब वो एक पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है, जबकि कराना चाहिए। कंपल्शन के लिए किसका यूज होता है? मस्ट। द गवर्नमेंट मस्ट प्रोवाइड फ्री बेड्स टू द पेशेंट। गवर्नमेंट को पेशेंट को फ्री बेड्स प्रोवाइड कराना ही चाहिए मतलब जोर देने के लिए हम यूज करते हैं किसका? मस्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, शी एक्सेप्टेड द जॉब द सैलरी विच वॉज रादर लो। उसने कम सैलरी के बावजूद भी क्या कर लिया? उसने जॉब को एक्सेप्ट कर लिया। के बावजूद के लिए हम इन स्पाइट ऑफ यूज करते हैं या तो यूज करते हैं डिस्पाइट। इसकी हिंदी होती है के बावजूद, ठीक है। बिकॉज ऑफ तो रीजन बताता है, एज इफ का मतलब होता है मानो की, ये इमेजिनरी सेंटेंस में यूज होता है। इन केस मतलब होता है हालांकि, फिर भी के लिए हम यूज करते। राइट आंसर आपका क्या जाएगा? चार्ली, क्योंकि मीनिंग ही यही बन रहा है। शी एक्सेप्टेड द जॉब इन स्पाइट ऑफ द सैलरी विच वॉज रादर लो, है ना। मुश्किल से वो बहुत ही कम है, फिर भी उसने क्या किया? उसको ज्वाइन कर लिया।
नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 18, डू यू वांट मी टू टेल फादर, डज ही ऑलरेडी नो, क्या वे पहले ही जानते हैं या मैं उनको बताऊं? डू यू वॉन्ट मी टू टेल फादर, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे फादर को बताऊं, या उनको पहले से इसके बारे में पता है? या के लिए क्या आता है बेटा? और की हिंदी क्या होती है? या। इसकी हिंदी क्या होती है? लेकिन, किंतु, परंतु। सो का मतलब होता है इसलिए, और एंड का मतलब क्या होता है? और। अगर आप मीनिंग रखोगे तो इसमें कहीं कोई और नहीं बैठेगा। क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारे फादर को बताऊं, और तुम पहले ही बता चुके हो, और तुम पहले ही बता चुके हो, इसलिए तुम पहले ही बता चुके हो क्योंकि मैं बताया हूं नहीं, इसलिए तुम पहले ही बता दिया, लेकिन मैं तुम्हारे पिता को बताऊं नहीं, या मैं तुम्हारे को बताऊं। दो ऑप्शन दिया जा रहा है, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे फादर को बताऊं, या के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? ऑप्शन के लिए और, सी चार्ली। नेक्स्ट आइएगा, आर यू टायर्ड यू सिंस मॉर्निंग। जब भी हम सिंस और फॉर का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं? या तो सिंस का या तो फॉर का। तो स्ट्रक्चर दो बनता है, या तो हैज बीन के साथ में V4 आएगा, या तो हैव बीन के साथ में V4 आएगा। डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। यू है मतलब ये नहीं जाएगा, ये वाला आएगा। अब देख लो ऑप्शन में हैव बीन वर्किंग, क्लियर आंसर मिलता है। क्यों? क्योंकि सिंस और फॉर है। विल फ्यूचर बताता है, वर्ब पास्ट बताता है, वर्कड भी पास्ट बताता है। बिल्कुल गलत है। सेंटेंस पहले से प्रेजेंट में था। पहले क्वेश्चन या सेकंड क्वेश्चन में आपको समझाया था मैंने, सेंटेंस अगर पास्ट में हो तो पास्ट जाता, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट जाएगा। ये पास्ट था, ये पास्ट था, ये फ्यूचर था, फ्यूचर गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका हैव बीन वर्किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, आई सॉ हिम लुकिंग। देखिए एक चीज समझिएगा, यहाँ लुक दिया, यहाँ प्रीपोजिशन की बात हो रही है। आप 100% याद रखिएगा, कभी भी एग्जाम में काम आ सकता है आपको। लुक के साथ में हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन आती है, क्या? एट। आई सॉ हिम लुकिंग एट सम केमिस्ट्री बुक्स। आप कई चीज पे पॉइंट आउट करते हैं तो लुक एट यूज करते हैं, उसकी तरफ देखने के लिए हम यूज करते हैं। तो लुक एट यहां पर है, इसके अलावा कोई भी नहीं आंसर बनेगा। आई सॉ हिम लुकिंग एट सम केमिस्ट्री बुक्स इन द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी सराउंडिंग की बात करता है तो इन यूज किया जाएगा। नेक्स्ट आइएगा, चलिए फाइनली आपका एक पैसेज आ चुका है। एक बार आज जरा आप पढ़ लीजिए पॉज करके, फिर हम आगे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपने पैसेज पढ़ लिया होगा, हम पैसेज स्टार्ट करते हैं। इंडियन ओपनर स्मृति मंदाना ब्रोक बैंक है, ये वर्ड को ध्यान रखिएगा, आगे काम आएगा। अर्ली एज शी बिकेम द फर्स्ट पिक इन द वुमेन्स प्रीमियर, ये भी याद रखिएगा। पहला सबसे जो था, जो प्रीमियर वुमेन्स प्रीमियर लीग आई थी, उसमें सबसे पहला जो प्लेयर सेल हुआ था, सोल्ड हुआ था, जो कि किसी ने खरीदा था, तो वो कौन थी? तो स्मृति मंदाना थी। लीग ऑक्शन हिस्ट्री में पहली बार ऐसा था। बीइंग बॉट बाय द रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, उसको किसने खरीदा था? आरसीबी ने खरीदा था। कितने में खरीदा था? तो 3 करोड़ 40 लाख में खरीदा था। A total of 87 players were brought by the 5% franchisee for a sum total of 59.50 करोड़। है ना, टोटल कितने फ्रेंचाइजी थी? 5, जिसमें से टोटल प्लेयर्स कितने थे? 87। पैसे कितने दिए गए? 59.50 करोड़। द सेकेंड कॉस्टलीस्ट इंडियन प्लेयर, जो दूसरी सबसे ज्यादा कॉस्टलीस्ट प्लेयर थी सो फार अभी तक, इज ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा जो थी वो सेकंड थी, जो कि सबसे ज्यादा महंगी बिकी है। हु वॉज बॉट बाय यूपी वॉरियर फॉर 2.6 करोड़। जो चीज मैं आपको सर्कल कर रहा हूं, उस चीज का ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, हो सकता है आगे क्वेश्चंस में आपको काम है। हाउएवर इंडियन स्कीपर हरप्रीत कौर came much cheaper for Mumbai Indians, nearly half of the price of Mandana at rupees इतना। लगभग जो मुंबई इंडियंस ने खरीदा था हरप्रीत को, तो वो कितने में गई? आधा प्राइस में, और प्राइस कितनी थी? 1.80 करोड़। दिल्ली कैपिटल्स गेट देयर फर्स्ट प्लेयर। दिल्ली कैपिटल का जो पहला प्लेयर था डीसी का, फर्स्ट प्लेयर ऑफ द ऑक्शन, दे वाज सक्सेसफुली बिड फॉर जेमिया। ठीक है, कितने में? तो 2.2 करोड़ में। इंडियन ओपनर एंड अंडर 20 वर्ल्ड कप चैंपियन शेफाली वर्मा गेट्स अ सक्सेसफुल बिड ऑफ ₹2 करोड़। शेफाली वर्मा को डीसी ने कितने में खरीदा? 2 करोड़ में। वन ऑफ द प्रोमिनेंट पिक्स ड्यूरिंग द फर्स्ट राउंड वाज ऑस्ट्रेलियन ऑफ स्पिनर राउंडर एशलिंग गार्डनर who was brought by गौतम अंडानी ओन्ड गुजरात जायंट्स ने। गुजरात जायंट्स ने खरीदा था कितने में? 3.20 में। किसको? तो गार्डनर को। स्टार ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर है ना एलिस पेरी रिसीव्ड अ
कूल 1.7 करोड़ विनिंग बिड फॉर फ्रॉम आरसीबी को भी किसने खरीदा? आरसीबी ने किसको खरीदा था? पेरिस को, ठीक है, पेरी को, ठीक है। नेक्स्ट आइएगा, हु ऑल्सो गॉट न्यूजीलैंड स्कीपर सोफी डिवाइन चीप एट द बेस्ट प्राइस ऑफ 50 लाख। तो सबसे जो कम प्राइस में खरीदा गया किसके? न्यूजीलैंड के प्लेयर को, सोफी को, किसने में? 50 लाख में। आइए अब क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन लिखा है विच फ्रेंचाइजी पेड द मोस्ट फॉर अ प्लेयर। सबसे ज्यादा किसको मिले गए थे? तो सबसे ज्यादा अगर हम बात करते हैं तो 3.40, ठीक है, 1.80, 2.2, 2 करोड़, 170, 3.20, 3.40। ऑब्वियसली किसको मिला? ये मिला था फ्रेंचाइजी फॉर टोटल स्मृति मंदाना, जो कि आपका पहला था, ठीक है। आइए आंसर्स पे, किसने खरीदा था? अब किसने खरीदा ये पूछा है, तो किसने खरीदा था? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, मैंने पहले ही सर्कल किया था, आरसीबी ने। तो राइट आंसर आपका क्या जाएगा? चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा, हु इज द कॉस्टलीस्ट प्लेयर बॉट बाय यूपी वॉरियर। यूपी वॉरियर्स के बाद में किसने खरीदा था? यूपी वॉरियर्स का सबसे कॉस्टलीस्ट इंडियन प्लेयर फॉर सो फार दीप्ति शर्मा, हु वाज बॉट बाय यूपी वॉरियर्स। कौन था? दीप्ति शर्मा। आइए, तो सेकंड क्वेश्चन था आपका यूपी वॉरियर्स के द्वारा दीप्ति शर्मा। राइट आंसर आपका जाएगा चार्ली। नेक्स्ट आएगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्रोक बैंक। ब्रोक बैंक मतलब कॉस्ट टू मच, सबसे ज्यादा पैसे खर्च करना। तो इसके लिए राइट आंसर आपका क्या जाएगा? ब्रावो। चूजन फर्स्ट नहीं होता है, ब्रोक द रूल्स नहीं होगा, ठीक है, और ब्रोक द रिकॉर्ड भी नहीं होगा, कॉस्ट टू मच के लिए। सिलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ वर्ड इम्प्लीमेंट। इम्प्लीमेंट मतलब होता है किसी को किसी चीज में मतलब फिट करना, रूल फॉलो करना, उसको आगे कंटिन्यू करते जाना। टू पुट इनटू एक्शन, है ना। गिव अप नहीं होता, पे फॉर नहीं होता, प्रिवेंट नहीं होता, टू पुट इनटू एक्शन। ब्रावो। मैच द फॉलोइंग है, एलिस पेरी को कितने मिले थे, सोफी को कितने मिले थे, गार्डनर को कितने मिले, जिमैक को कितने मिले थे। आइए जरा देख लेते हैं। 2.2 करोड़ वाला कौन था? क्योंकि ये नंबर्स हैं, ये तो देखने पड़ेंगे। 2.2 करोड़ है ना, जिमैक को 2.2 करोड़, तो इनको मिले थे 2.2, मतलब फोर्थ में क्या आएगा? ए नहीं, फोर्थ में आएगा जी, बिल्कुल ए आएगा, ठीक है। गार्डनर को कितने मिले थे एक बार देख लेते हैं। तो अगर हम ध्यान देते हैं तो गार्डनर का नाम आया था यहाँ पर, एलिस पेरी को 170 है और 3.20, गार्डनर को 20, पेरी को 170। तो हाँ, तो अगर हम बात करते पेरी को थे, गार्डनर को थे 2.2 और पेरी को थे 370, 170, ये रहा। तो ये आएगा बी में, ये आएगा डी में, ठीक है। सोफी डिवाइन को थे कितने? 0.5, 50 सबसे कम में फंसी थी, ठीक है। तो इसमें आएगा आपका डी, पेरी को आएगा बी, फिर उसके बाद में गार्डनर को आपका 3.2 था, ये सी। अब इसका पेयर बनेगा बी डी सी ए। कहाँ मिल रहा है? बी डी सी ए। राइट आंसर आपका क्या जाएगा? ब्रावो। वो थोड़ा सा आप डिटेल पहले लिख लेंगे तो इतनी चीजें लेंदी नहीं जाएंगी, ठीक है। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, क्वेश्चंस अच्छे लगे हो, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।